दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। आज से लेके कल तक सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज, सारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज, पूरी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स खत्म हो जाएगी। ये चौथी यूनिट के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है भाई, तो ये चौथी यूनिट है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम आपको दे चुके हैं भाई, ठीक है। पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प है वो क्या है भैया? बीन्स लॉ। बीन का नियम आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बीन बजाओ जाके। अब भैया बीन वैज्ञानिक भी है। बीन ने नियम दिया था कि लैम्डा इंटू टी, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है, टी टेम्परेचर होता है, और दोनों की जो गुणा होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी नियतांक होती है भाई। तो ये बीन का नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, यानी जो अच्छे से सरफेस एब्जॉर्ब करेगी वो अच्छे से एमिट भी करेगी। द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ्स लॉ इस स्टेटमेंट को कहा जाता है भाई, ठीक है। थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड बाय, जो थर्मल रेडिएशन है, सरल भाषा में ऊष्मीय विकिरण है, वो कहां से निकलता है? तो ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी जितनी भी बॉडीज हैं उन्हें जब आप गर्म करोगे तो उनसे जो ऊष्मा निकलेगी, नाम ये थर्म मतलब हीट, ऊष्मा, तो उनसे जो ऊष्मा निकलेगी उसे ही हम लोग थर्मल रेडिएशन कहेंगे भाई, ठीक है। अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू विल बी, अगर कोई तारा नीला दिखाई दे रहा है आपको तो मच हॉटर देन सन, तो वो सूरज से बहुत ज्यादा हॉटर होगा, यानी बहुत ज्यादा गर्म होगा भाई, ठीक। यूनिट ऑफ एमिसिविटी या फिर एमिसिव पावर, कल जो वीडियो आपको दी थी उसमें हमने आपको ये सब बताया था। एमिसिव पावर क्या है, एब्जॉर्प्सिव पावर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो एमिसिव पावर की जो यूनिट है वो होती है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। क्या होती है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व का मात्रक बताइए। तो जूल प्रति मीटर क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। यूनिट विद स्टीफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टीफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है? तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 होता है। वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट जो h होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34, E बराबर h न्यू, तो मात्रक इसका होगा जूल सेकेंड मेरे भाई, ठीक है। जूल मात्रक भी याद रखना, कई बार जूल की जगह अर्ग लिख के आ जाता है। एक बार आया हुआ है तो इस वीडियो में अभी आगे आपको दिखा भी देंगे। कई बार अर्ग लिख के आ जाता है, तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो 10 की घात 7 कम हो जाएगी भाई, ठीक है। फिलहाल प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड जो है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? कल जब हम आपको वन शॉट करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कभी हम लोग सूर्य के पास ऊर्जा लेने गए नहीं, कभी सूर्य हमारे घर ऊर्जा देने आया नहीं। इस माध्यम को ही हम लोग कहते हैं विकिरण, यानी जब स्रोत और श्रोता के बीच में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को कहीं जाना है ना आना है, सीधे रेडिएशन हम तक पहुंच रही है, तब हम लोग उसे रेडिएशन यानी विकिरण कहते हैं भाई, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन इज, तो यानी जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं, गर्म करने पर जो रेडिएशंस निकलती हैं, उन्हें नापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो उन्हें नापने के लिए थर्मोपाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भाई। थर्मल रेडिएशन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज फाउंड इन, वो कौन सी भैया थर्मल रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनके किस रीजन में पाई जाती है? सबको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने पढ़ रखा है 11th-12th में कि इसमें भैया अल्ट्रावायलेट भी आती हैं, इसमें विजिबल भी आती हैं, इसमें रेडियो भी आती हैं, इसमें माइक्रो भी आती हैं। तो जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन में पाई जाती हैं। द ब्लैक बॉडी एमिट्स, ब्लैक बॉडी से लगातार जो सतत स्पेक्ट्रम है यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो लगातार एमिट होता रहता है, निकलता रहता है। द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो वेलोसिटी होगी थर्मल रेडिएशन की वो कितनी होगी? तो इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, और लाइट की वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो C से लिखते हैं, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर ऐसे लिख के आ जाए तब भी आपको टिक लगा देना है। रेले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन अप्लाइज टू, तो हम आपको कल वन शॉट करा चुके हैं, उसमें आपने डेरिवेशन देखा था कि जब लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती है, वेवलेंथ अधिक लेते हैं, तो रेले जीन्स लॉ रेडिएशन के लिए अप्लाई होता है, और जब मिनिमम मतलब बहुत छोटी वेवलेंथ लेते थे तो वहां पर वीन्स लॉ अप्लाई होता था भाई। तो रेले जीन्स का जो लॉ है वो रेडिएशन कब अप्लाई होगा? जब वेवलेंथ कैसी लेंगे? लॉन्गर लेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ, जो न्यूटन का शीतलन नियम है
वो किसकी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है? तो वो स्टीफन लॉ की ही अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है भाई। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस, यानी कह रहा है टेम्परेचर दुगना बढ़ जाता है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी। तो भैया ये जो स्टीफन का नियम है ये होता है E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ठीक, मान लिया पहले टेम्परेचर कितना था? 1 था, अब कह रहे दुगना हो जाता है। तो अगर आप यहां पे 1 की जगह पे 2 रख दोगे, पावर कितनी चल रही? 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी यहां पे कितना आएगा? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स, यानी 16 गुना हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को दुगना कर दोगे तो एनर्जी। द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो भैया जो भी वेवलेंथ, जो भी थर्मल रेडिएशन निकल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो अभी आपको बताया ये टेम्परेचर, नाम ही है उसका थर्मल रेडिएशन। थर्म माने हीट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताता है थर्म का, हीट का। तो यानी ओवरऑल बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा थर्मल रेडिएशन इन अ यूनिट वेवलेंथ रेंज। अगर हम जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 ले लें, द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, तब जो एनर्जी होगी 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम समझते हो? पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी 1, इस तरीके से मेरे भाई। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। टेकिंग ऑल वेवलेंथ्स टुगेदर, अगर सभी वेवलेंथ्स को इकट्ठा ले लें, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, हर सेकंड में जो एनर्जी एमिट होगी पर यूनिट एरिया के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग एमिसिव पावर कहते हैं। ये कल हम आपको बता चुके हैं कि पर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी एमिट होगी उसे हम लोग एमिटिव पावर कहेंगे। और एब्जॉर्प्शन पावर में थोड़ा सा उल्टा था, उसमें हम लोग टोटल जितना था उसे नीचे रख रहे थे और उसमें से जितना ऑब्जर्व हो रहा था उसे ऊपर रख रहे थे। ऊपर भी था, नीचे भी था, इस वजह से भैया उसका जो यूनिट मात्रक था वो 0 था भाई। ठीक है, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन का है कि बिटवीन एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व को यू से लिख रहे हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा से लिख रहे हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। यू बराबर यू लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इनफाइनाइट भैया। ठीक है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर आपको बता चुके हैं, ऊपर भी सेम चीज होती है, एब्जॉर्ब करी हुई, और नीचे भी टोटल नंबर होता है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं होता है। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिलहाल कुछ होता नहीं है, अगर कोई बॉडी परफेक्ट है तो वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगी, तब तो वो परफेक्ट कहलाएगी। इसलिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो 100% यानी 1 होगी भाई। ठीक है, अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली, बहुत तेजी से भैया हीट को रैपिडली मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी से करेगी रेडिएट। कब? जब ब्लैक एंड रफ होगी। तो जितनी भी आदर्श कृष्णिकाएं हैं, जो भी ब्लैक बॉडीज हैं, वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी करती हैं, और गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर भी हैं, तो वो एमिट भी बहुत अच्छे से करती हैं भाई। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या है? तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा होता है। एमिटिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो ई के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है सरल भाषा में। फॉर अ प्लेन वेव रेडिएशन, प्लेन वेव रेडिएशन की अगर हम बात करें तो जो एमिसिव पावर है ई, ठीक, एमिसिव पावर ई है और एनर्जी डेंसिटी है यू, ऊर्जा घनत्व, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ई बराबर होता है सी यू, सी यहां पर कांस्टेंट है, तो ई बराबर सी यू भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से भैया एमिसिव पावर ई हो गई, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा हो गई। दोनों के बीच में अगर हम लोग बात करें तो ई बराबर 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्डा डी लैम्डा रिलेशन हो जाएगा। ठीक, द प्रेशर ऑफ रेडिएशन फॉर अ प्लेन वेव, किसी प्लेन वेव के लिए, सरल तरंग के लिए P बराबर E अपॉन C होता है। स्टीफन का नियम E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसकी एडवांस्ड फॉर्म लिखोगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखोगे, तो E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी 0 की पावर 4 होगा। सिग्मा जो यहां पर स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो जूल मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1, प्रति केल्विन की पावर 4, या फिर जूल प्रति सेकंड को वाट लिख सकते हैं, तो वाट हो जाएगा ये। मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4, ऐसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो 5.67 गुणे 10 की घात -8 वॉट मीटर की पावर -2, डिग्री की पावर -4 इसकी वैल्यू होती है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट होती है। नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ऊपर बता चुके हैं, ब्लैक बॉडी से जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है भाई। ठीक है, वीन कांस्टेंट अभी आपको बताया, वीन कांस्टेंट क्या था? लैम्डा इंटू टी बराबर बी। तो ये जो वी है वीन कांस्टेंट, इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर केल्विन इसका मात्रक होता है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन,
जो सूर्य की सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर का टेम्परेचर कितना है, तो लगभग ऊपर का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन के करीब, और अंदर का टेम्परेचर तो भाई बहुत होता है, 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के अंदर का टेम्परेचर है, सरफेस का लगभग 6000 केल्विन आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए प्लांक्स ऑसिलेटर के लिए, एप्सिलॉन बार बराबर hν अपॉन e की पावर hν अपॉन kT माइनस का 1, ये भैया प्लांक ऑसिलेटर की एनर्जी है। प्लांक ऑसिलेटर बिहेव्स एज अ क्लासिकल ऑसिलेटर। कब प्लांक ऑसिलेटर क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, या फिर फ्रीक्वेंसी कम होती है भाई, ठीक है। प्लांक ऑसिलेटर क्या है, तो भैया एनर्जी इनटू टाइम प्लांक ऑसिलेटर के बराबर होगा। और भैया वैल्यू ऑफ द प्लांक कांस्टेंट ऊपर बता चुके हैं, अभी फिर से लिख दिया हमने यहाँ पे, 6.67 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 टू दी पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। और अगर जूल ना लिख के आए यूनिट, तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो आप इसमें से भैया 7 घटा दोगे तो 34 में से 7 घटा देना, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। प्लांक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फार्मूला है, ये भी याद कर लेना, पेपर में आएगा ये, U लैम्डा डी लैम्डा बराबर, जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उसमें से हमने प्रूव करवाया हुआ है, 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन E की पावर SC अपॉन लैम्डा KT माइनस का 1। वीन्स लॉ वैलिड फॉर, अभी आपको बता चुके हैं, लॉन्गर के लिए रेले जीन्स लॉ हो जाएगा, और स्मॉलर के लिए, जो स्मॉलर छोटी वेवलेंथ है उसके लिए वीन्स लॉ हो जाएगा। वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड फॉर, तो कब वैलिड होता है, जब वैल्यू क्या होती है 1 से कम, E की पावर SC अपॉन लैम्डा KT की वैल्यू 1 से कम होगी, स्मॉलर की बात कर रहे हैं, तो वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। प्लांक्स फार्मूला रिड्यूसेस टू रेले जीन्स लॉ, वही है, लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो रेले जीन्स लॉ हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए उसी को वीन्स फार्मूला बोल देंगे। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू सिग्मा बराबर 2 पाई, जब आप डेरिवेशन करते हो, पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू हमने आपको ऊपर बता दी है 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसकी जो जब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 पाई की पावर 5, k की पावर 4, 15c स्क्वायर, h की पावर 3, सबकी वैल्यू रखते हैं तो वही कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। बीन कांस्टेंट b बराबर SC अपॉन 5 के, b बराबर लैम्डा इंटू टी, b बराबर SC अपॉन 4.965 के भी लिख के आ सकता है, वो लगभग 4.9 मतलब 5 ही है, तो ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, या फिर फार्मूले की फॉर्म में आ जाए, आप इस पे सही टिक लगा लेना। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, लॉ इज डिराइव्ड बाई, कहां से निकाला गया है, तो वही प्लांक्स लॉ से ही है, वेवलेंथ का खेल है, ज्यादा और कम का खेल है। विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड टू डिराइव स्टीफन लॉ, तो सारे लॉ प्लांक्स लॉ से ही निकाले गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये चौथी यूनिट है और हम बहुत तेजी से करा रहे हैं, आज केवल 24 तारीख ही हुई है, और आप देखो केमिस्ट्री के हमने ऑब्जेक्टिव उड़ा दिए हैं, इसकी सारी जितनी वीडियोस थी वो सब आपको लगभग दे दी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फिजिक्स लगभग कल तक आपका टाइम हमें और दीजिए, फिजिक्स खत्म हो जाएगी, और जो बचे हुए 5-6 दिन हैं उनके अंदर अभी हम बहुत सारी चीज़ें कराने लगे। 4th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, अप्रैल में कराने का वादा किया है ना, लगभग सब कुछ करा देंगे। आप लग रहा होगा सर जी कैसे कराएंगे, सब हो जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF वगैरह शेयर कर देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।